शादी कोई 1 या 2 दिन की बात तो है नहीं। कि कभी कभार पेरेंट्स अपने अनफॉर्चुनेटली अपने गेंस के लिए बच्चों की शादियां करवा देते हैं जानते बूझते कि दे आर नॉट विलिंग फॉर दैट मैरिज। शादी जो है ये कोई सेफ एंड सिक्योर चीज़ नहीं है। बच्चों को किसी ऐसी शादी के लिए फ़ोर्स किया जा रहा हो तो उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अफरा अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मैं डॉक्टर अफरा अनवर हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट हूँ। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है, अब तो काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं और यूजुअली ये चीज़ें सोसाइटी में अब नहीं हो रही है। पेरेंट्स को भी एक चीज़ समझ आ गई है इस चीज़ से रिलेटेड कि फोर्स्ड मैरिजेस जो होती हैं, वैसे तो अब इसकी एक रेशो बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि फोर्स्ड मैरिजेस करवाई जाती हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर ही हो या फैमिली से बाहर हो। कई दफ़ा तो बच्चों से उनकी पसंद नापसंद पूछी ही नहीं जाती, लेकिन अगर वो बता भी दें फिर भी उनकी ज़बरदस्ती कहीं और करवा दी जाती है, ये जानते बूझते हुए कि उनका इंटरेस्ट कहीं और है। तो आपको क्या लगता है कि जब ऐसी मैरिजेस हो जाती हैं या इस तरह की फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं तो उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? जब बच्चों को किसी ऐसी शादी के लिए फ़ोर्स किया जा रहा हो तो उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है? क्योंकि देखें, शादी कोई 1 या 2 दिन की बात तो है नहीं। ये आपकी सारी ज़िंदगी का एक फ़ैसला है। तो शादी से पहले और शादी के बाद दोनों पे क्या उनका मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, फोर्स मैरिजेस की जहाँ पे बात हो रही है तो इसमें जब हम बात करते हैं तो फिर इसमें कभी कभार हम ऐसा देखते हैं सर प्रैक्टिकल लाइफ में जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि कभी कभार पेरेंट्स अपने अनफॉर्चुनेटली अपने गेंस के लिए बच्चों की शादियां करवा देते हैं जानते बूझते कि दे आर नॉट विलिंग फॉर दैट मैरिज। ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि बाद में उनकी सोचें तब्दील हो जाएंगी, वो मान जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ऐसा नहीं भी होता। और इन केसेस में जब ऐसा नहीं होता तो वो एक बहुत डिज़ास्टर ऑप्शन होती है और वो एक डिज़ास्टर सूरत की फॉर्म में हमारे सामने आती है, बिकॉज उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते करते भी जो शादी है वो सक्सेसफुल सूरत अख्तियार नहीं कर पाती। उसमें अक्सर जो है कपल वो कभी कभार एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर उसमें जो बच्चे होते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और ऑब्वियसली वो भी सफ़र कर रहे होते जी हैं। बिल्कुल। और वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो कैसे पूरी ज़िंदगी एक तनाव और एक इंतशार का शिकार रहते हैं और फिर वो यही देखते देखते बड़े होते हैं, यही इंतशार देखते देखते बड़े होते हैं, यही पेरेंटल डिस्प्यूट देखते देखते बड़े होते हैं और यही कॉम्प्लेक्सेस उनके अंदर पैदा होते हैं और वो फिर अवॉइडेंस अप्लाई करते हैं शादी से। वो शायद फिर अपनी शादी में भी यही इनसिक्योरिटीज़ बिल्कुल ऐसा लेकर ही आगे है। चलते उनमें एक खौफ और वसवसा पैदा हो जाता है शादी को लेके कि शादी जो है ये कोई सेफ एंड सिक्योर चीज़ नहीं है और शादी जो है क्योंकि उन्होंने एक हेल्दी शादी देखी ही हाँ नहीं जी है ना अपनी बिल्कुल, लाइफ क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स की एक हेल्दी शादी नहीं देखी होती, तो इस वजह से उनमें भी एक ट्रॉमा डेवलप रहता है और फिर वो भी आगे से एक विशियस साइकिल डेवलप हो जाता है और वो भी कुछ अच्छे लाइफ पार्टनर्स नहीं बन पाते। तो हम ये सोचते हैं कि ये फ़ैसला जो एक करते हैं कि ये हो जाएगा और बच्चे सेटल हो जाएंगे, बट आप ये देख रहे हैं कि ये एक विशियस साइकिल की सूरत में कितनी जनरेशंस को ख़राब कर सकता वो है। जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है और वो जनरेशन ट्रॉमा फिर जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन फिर तीसरी जनरेशन वो आगे चलता चला जाता है। ऑलराइट। अच्छा, अक्सर लड़कियों को या इवन लड़कों को भी ये चीज़ कही जाती है कि अब मैंने ज़बान दे दिया उधर, या घर वालों की इज़्ज़त रख लो या फैमिली की इज़्ज़त रख लो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक प्रेशर इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है इस तरीके से, इसका उनकी इमोशनल हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है? देखें ऑफ कोर्स जो पेरेंट्स हैं जो हमें जिस तरह हमारा सोशल कल्चर है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल कल्चर में हम अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और देनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा रिलीजन जो है वो हमें ये सिखाता है और हमारे एथिक्स हमें ये सिखाते हैं। और मगर मेरा ये ख़्याल है कि पेरेंट्स को स्पेशली ये ख़्याल रखना चाहिए कि, और हमारे इस्लाम में भी हमें ये कहा जाता है कि जब आप शादी करें तो जो बच्चे हैं उनसे उनकी रज़ामंदी को ज़रूर पूछ लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी रज़ामंदी जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत वैल्यू रखती है। कभी उनकी रज़ामंदी के अगेंस्ट उनकी शादी ना करें, ठीक है, क्योंकि वो फिर पूरी ज़िंदगी जो है बच्चे तनाव और इंतशार का शिकार रहते हैं।
पूरी ज़िंदगी, क्योंकि फिर बच्चों ने भुगतना है, फिर बच्चों के बच्चों ने भी भुगतना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह की आपने बात की कि जब फोर्स मैरिजेस होती हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी तो हो जाती है जैसे जैसे करके, लेकिन फिर आगे के जो पूरी ज़िंदगी के जो रिजल्ट्स मामला होते हैं और मामलात होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं देखे गए, क्योंकि फिर वो एक कॉम्प्रोमाइज़ की शादी होती है और आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज़ की शादी जो होती है वो कभी भी कोई बहुत ज़्यादा हेल्थी रिलेशनशिप इख्तियार नहीं करती। ऑलराइट। अच्छा, अक्सर ये भी देखा जाता है कि चलिए ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल पे या किसी भी तरीके से फोर्स करके शादी कर दी गई है और उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपना 100% एफर्ट करें। ऐसा नहीं है कि दोनों कोई उसमें वो करें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि 100% एफर्ट के बावजूद भी वो मेंटल कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो पाती। कई चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें सही तरीके से कोप अप नहीं कर पाते या चीज़ें ट्रैक पे नहीं आ पाती। इतनी एफर्ट्स करने के बावजूद भी जब उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता और फिर भी घर वाले उनको कह रहे होते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ेस करें, आप एडजस्टमेंट करें, कॉम्प्रोमाइज़ेस करें, तो इसके बाद जो उनकी इमोशनल हेल्थ, लड़के और लड़की दोनों की इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट होता है और घर वालों को वो चीज़ नज़र नहीं आती, तो आप घर वालों के लिए क्या रिकमेंड करती हैं कि शादी के बाद वो अपने बेटे को या बेटी को किस तरीके से समझाएं या किस तरीके से उस सिचुएशन को कैटर करें कि वो अपनी शादी को आगे निभा पाएँ? देखिए बेसिकली इसमें जो पीछे उनके बैकग्राउंड्स होते हैं, जो उनकी अपब्रिंगिंग होती है, और अगर उस अपब्रिंगिंग में बैकग्राउंड्स में डिफरेंस है तो ऑफ कोर्स कंपैटिबिलिटी में डिफरेंस आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें फिर हमारे एथिकल बैकग्राउंड्स आ जाते हैं। हम उसमें हमारा मशवरा नहीं होता कि हम उनको ये मशवरा दे सकें कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर वो इंतशार और ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो हम उनके एंग्जाइटी और डिप्रेशंस को ट्रीट कर सकते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपीज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से वो रिव्यू करें, हम उनको थेरेपीज़ कर सकते हैं, कपल थेरेपीज़ भी करते हैं, और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो जहाँ तक मुमकिन हो सके उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करके, मैनेज करके, स्पेशली अगर उनके बच्चे हैं तो जहाँ तक मुमकिन हो सके उनकी हम हेल्प कर सकें। लेकिन बाकी जो फ़ैसले होते हैं वो फैमिलीज़ ने खुद करने होते हैं। ऑब्वियसली। और फिर शायद उस थेरेपी में ये चीज़ भी इन्वॉल्व होगी कि आप उनको बता सकें कि उन्होंने आपस में एक दूसरे से किस तरीके से हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल। करके जी, अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करना है, या अगर डिसएग्रीमेंट्स हैं भी तो उनको किस तरीके से वो कैटर जी करें। बिल्कुल। ऑलराइट। और अमूमन ये थेरेपीज़ जो होती है ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है। ओके, ठीक है। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं या आपके कोई जानने वाले ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उनको थेरेपिस्ट के पास कंसल्टेशन लेने पे लाजमी गाइड करें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।